हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल उम्मीद पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पॉलिटिकल स्टार्ट कर रखी है और पूरी कंप्लीट पॉलिटिकल करेंगे। तो जिस प्रकार से हमने पहली वीडियो बनाई थी उसमें आप सब लोगों का अच्छा प्यार, अच्छा सहयोग मिला। तो उसी क्रम में आज हम एक सेकेंड वीडियो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का उसका सेकेंड पार्ट आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो उस वीडियो में हमने जाना था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ था इंडिया का वो कैसे, कहाँ से स्टार्ट हुआ, आरंभ कहाँ से हुआ था। 1600 ईस्वी से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उसके बाद में जैसे जैसे वो व्यापार करने आए और उन्होंने अपनी पैर जैसे मजबूत किए तो उन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया था। और धीरे धीरे फिर उन्होंने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए, कुछ कानून नियम बनाए। और फिर उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या था, जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो दोष थे, जो कमियां थी, उन्हें दूर करने के लिए ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेके आया गया था, ताकि उसके जो दोष हैं, जो व्यवहारिक दोष हैं, जो व्यवहार में नहीं लाए जा सकते, ऐसे जो नियम थे उनको दूर करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो बट आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट हमारी एक्ट ऑफ सेटलमेंट पर। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था? 1781 में। ठीक है, इसे एक संशोधनात्मक अधिनियम भी कहते हैं। इसका एक नाम है संशोधनात्मक अधिनियम। संशोधनात्मक अधिनियम भी इसी को कहते हैं, या संशोधनात्मक एक्ट। और इसका दूसरा नाम है बंगाल जुडिकेचर एक्ट। बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी इसी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों एक्ट है, ये दोनों नाम है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम है बंगाल जुडिकेचर एक्ट और संशोधनात्मक अधिनियम। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्ट आया कैसे था उसकी बात करते हैं। जो एक ब्रिटेन में एक परवर समिति थी, परवर समिति, और परवर समिति के एक सदस्य थे, उनका नाम था एडमंड बर्क। एडमंड बर्क थे। एडमंड बर्क ने सिफारिश की थी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो किसकी सिफारिश पे आया था ये? एडमंड बर्क की सिफारिश पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या था? तो इस सेटलमेंट में क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, बंगाल आप जानते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको मुंबई, मद्रास और बंगाल के लिए एक संयुक्त गवर्नर जनरल बना दिया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम थे, उनकी परिषद भी थी। उसी के बारे में बात करें तो जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार या नियम बनाने का, कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, बिहार उड़ीसा को भी मतलब कि बंगाल के अंडर में कर दिया गया था। जो गवर्नर जनरल था वो इन पर भी कानून बना सकता था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार क्या हुआ कि जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उन्हें दो प्रकार से कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त होगी। एक तो आप जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट से पहले भी उनको शक्तियां दी गई थी, और उसके बाद जब ये सेटलमेंट एक्ट आया तो इसके थ्रू में उन्हें शक्तियां दी गई ताकि वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बना सके। इस प्रकार उन्हें दो प्रकार से शक्ति दी गई ताकि वो कानून बनाए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात थी कि जो सर्वोच्च न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट उस समय था, कलकत्ता में स्थापना हुई थी 1774 में। हम पिछली वीडियो में पढ़ा उसके बारे में। तो जो सुप्रीम कोर्ट था, सर्वोच्च न्यायालय, उसे एक हिसाब से उसे एक नियम दिया गया था या उसके लिए कानून बनाया गया था कि वो भारतीयों की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, जो उनकी संस्कृति है, उनके खिलाफ कोई ऐसा कानून ना बनाए जो उनकी जो रीति रिवाज या परंपराएं उनका दमन करे। तो देखता हूँ यहाँ पर मैं कि सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीयों के रीति रिवाजों, संस्कृति और जो उनके जो परंपराएं थी उनके विरुद्ध कोई नियम ऐसा या कानून वो नहीं बना सकता था।
तो मतलब उसको सर्वोच्च न्यायालय कोई भी अपना नियम बनाता था उस समय उसको भारतीयों के जो रीति रिवाज जो धार्मिक उनकी जो निष्ठाएं थी उनको ध्यान में रखना होता था। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या था, जो एक गवर्नर जनरल था उसकी जो काउंसिल थी उसे सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया था कि गवर्नर जनरल अगर कोई नियम या कानून बनाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट से पहले पास करवाना होता था, तो अब उसे पास करवाने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है दोस्तों, मतलब लिखते हैं अपने कि जो गवर्नर जनरल था, सॉरी दोस्तों, जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, जो परिषद थी, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्ति दे दी। ठीक है दोस्तों, मतलब सुप्रीम जो गवर्नर जनरल है वो सुप्रीम कोर्ट से कोई भी कानून से पास करवाने की आवश्यकता नहीं थी, वो सीधे लागू कर सकता था। ठीक है, और इसमें क्या था, एक इसमें हुआ कि जो राजस्व कार्य था, जो स्टेट का एक जो इनकम सोर्स होता है राजस्व इकट्ठा करने का कार्य, जो पहले सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में था वो, तो उसे अब राजस्व मंडल बनाए गए। ठीक है, राजस्व एकत्रित करने के लिए, एक इसमें राजस्व एकत्रित करने के लिए राजस्व मंडल बनाए गए। राजस्व मंडल बनाए गए ताकि राजस्व को एकत्रित किया जा सके। ठीक है दोस्तों, और इसमें ज़्यादा कुछ तो इस एक्ट में नहीं था, बस इसमें यही था कि एक तो इसका नाम रखा गया संशोधनात्मक अधिनियम बंगाल जुडिकेचर एक्ट। ये आया है परवर समिति की सिफारिश पर, परवर समिति के सदस्य थे एडमंड वर्क की सिफारिश पर आया था। और इसमें क्या था कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उन्हें बिहार, उड़ीसा और बंगाल इन तीनों के लिए विधि बनाने का अधिकार भी दे दिया गया था। और जो सर्वोच्च न्यायालय को अगर कोई कानून या नियम बनाना था तो उन्हें भारतीयों की जो धार्मिक निष्ठा है, रीति रिवाज है, परंपरा है, संस्कृति है, उसका ख्याल रखना होता था, उसके विरुद्ध वो कानून नहीं बना सकता था। और एक इसमें बात थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल को कोई भी अगर कानून या नियम पास करना है तो उसे अब सर्वोच्च न्यायालय से उसे पास करवाना नहीं होता था, वो सीधा ही कानून कोई भी अपना लागू कर सकता था। और एक इसमें बात है कि राजस्व एकत्रित करने के लिए राजस्व मंडल की स्थापना की गई और सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता इससे मुक्त कर दी गई। सभी बातें मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, इसलिए कुछ बातें मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में था पहले राजस्व विभाग, तो उसे उसके अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया और राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो करते हैं इसको साफ। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक इंपॉर्टेंट एक्ट है, वो एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट आपने पहले ही पढ़ा होगा। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, क्या उसमें था, आज हम उसके विस्तार से आपके सामने रखेंगे। और काफी बार पूछा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट से जो क्वेश्चंस हैं, ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उन पर डिस्कस अभी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे हमारा एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसका नाम लिख देता हूं मैं, पिट्स इंडिया एक्ट। ये कब आया था, 1784। ठीक है दोस्तों, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक्ट आए थे तो एक क्रम के अनुसार आए थे। हर एक पहले वाली एक्ट की जो कमियां थी, जो उनमें दोष थे, उन्हें दूर दूर करने के लिए एक्ट क्रम अनुसार बनाए गए। ठीक है दोस्तों, तो जो पहले जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए और कुछ नए कानून नियम लागू करने के लिए एक्ट ऐसे आते गए। तो ये एक्ट आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है दोस्तों, ये एक्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था। इसमें क्या था, पहली बात ये थी कि जो भारत में जो ब्रिटेन के अधिकार में जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने भारत में जो क्षेत्र अपने कब्जे में कर रखे थे, तो उन अधिकार क्षेत्रों के लिए ये पहला एक्ट था कि हाँ,
भारत वास्तव में ब्रिटेन ने भारत पर अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखना कि ये जो कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय जो क्षेत्र है, कंपनी द्वारा अधिकृत, ये था कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य का ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का पहला वैधानिक दस्तावेज। ठीक है दोस्तों, तो ये था जो कंपनी द्वारा अधिकृत भारत में जो क्षेत्र थे उन पर ब्रिटिश ताज के जो स्वामित्व का पहला वैधानिक दस्तावेज था कि रियल में ब्रिटेन के लोगों ने या ब्रिटिश देश ने भारत पर अपना कब्जा कर लिया है। ठीक है, और इस एक्ट में क्या था, इसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। इसका शीर्षक काफी बार पूछा जाता है, तो इसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, ये इसका शीर्षक रखा गया था, भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। इसके द्वारा और इसमें क्या किया था इस एक्ट के तहत कि जो कंपनी के जो कार्य थे, कंपनी के कार्य, उन कार्यों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, 2 पार्ट में कैसे डिवाइड किया गया, एक तो उसकी कंपनी व्यापार करने के लिए आपको पता है, तो आपको पता है कि कंपनी के कार्य क्षेत्र थे और कंपनी शासन करने व्यापार करने के लिए आई थी। तो एक तो उसके व्यापारिक क्रियाकलाप, व्यापारिक कार्य उसमें डिवाइड कर दिया गया, और एक उसके जब उसने शासन करना आरंभ किया तो एक उसके जो सैन्य क्रियाकलाप थे उन्हें डिवाइड कर दिया गया, सैन्य कार्य। ठीक है, जो कंपनी के जो कार्य थे उनको 2 में डिवाइड कर दिए गए, तो व्यापारिक और सैन्य। व्यापारिक के लिए तो आप जानते हो पहले वो बना हुआ था निदेशक मंडल, तो यही रखा गया। व्यापारिक के तो ये एक जिम्मेदार था, निदेशक मंडल। और जो सैन्य कार्य थे, हालांकि इसलिए ये जो नया क्रिएट किया गया था तो इसके लिए एक अलग से विभाग भी बनाना पड़ा, और वो विभाग था नियंत्रक मंडल। और ये सीधा किसके अधिकाराधीन था, ये नियंत्रक मंडल सीधा सम्राट के अधिकार में था। ठीक है दोस्तों, ये था सम्राट के अधिकार में था। सम्राट सीधा डायरेक्ट सैन्य कार्य के जो नियंत्रण थे वो कंपनी के थ्रू करते थे। ठीक है दोस्तों, तो और जो ये नियंत्रक मंडल था ये 6 सदस्यीय था, ये 6 सदस्य था, 6 सदस्य थे। इसमें 6 सदस्य में एक था सचिव, एक था दोस्तों सचिव इसमें, और एक था चांसलर, और जो बाकी सदस्य थे 4, एक सचिव, एक चांसलर, और जो बाकी थे प्रीवी काउंसिल के इसमें सदस्य शामिल थे। 4 सदस्य इसमें प्रीवी काउंसिल के शामिल थे, तो टोटल 6 सदस्य इसमें शामिल थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे। और इसमें क्या था, और ये स्थिति बनी रही 1858 तक। जैसे कि आप जानते हैं कि 1858 में जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद जो कंपनी बिल्कुल समाप्त कर दी थी, तो उस समय तक ये स्थिति बनी रही। ठीक है दोस्तों, 1858 तक याद रखें जरूर आप, 1858 तक ये स्थिति बनी रही। एक दोस्त इसमें इंपॉर्टेंट बात थी वो याद रखा हूँ कि जो भारत का जो नरेश था, मतलब गवर्नर जनरल था उस समय, जो ब्रिटेन का प्रतिनिधि था, तो सीधा लिखते हैं अपने गवर्नर जनरल को किसी
भी रियासत से किसी भी रियासत से संघर्ष करने या सहायता का आश्वासन देने का अधिकार न था। इस नियम के तहत क्या किया गया, कानून के तहत, कि जो गवर्नर जनरल थे उन्हें किसी भी रियासत के साथ ना तो संघर्ष करने का अधिकार था और न ही उपहार लेने का या उन्हें आश्वासन देने का अधिकार था, सहायता के आश्वासन देने का। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हमने जाना कि जो गवर्नर जनरल था उसे अगर किसी से भी कोई सहायता देनी थी, किसी अदर स्टेट को, या किसी से संघर्ष या मतलब युद्ध करना था, तो उसे नियंत्रक मंडल से, लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पे, नियंत्रक मंडल से अनुमति लेनी पड़ती थी। ठीक है दोस्तों, वो सीधा ही कोई युद्ध या संघर्ष नहीं कर सकता था, अनुमति लेनी होती थी। और एक इसमें बात थी कि जो गवर्नर जनरल है उसकी परिषद की जो सदस्य संख्या थी, जो हमने जाना कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 4 कर दी गई थी, वो भी घटा दी गई थी। वो सदस्य संख्या 4 से 3 कर दी गई। ठीक है दोस्तों, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसकी सदस्य संख्या 4 के स्थान पर अब 3 कर दी गई थी। और इसमें इंपॉर्टेंट बात थी, जो कंपनी के कर्मचारी थे, उन्हें उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया। उपहार लेने पर प्रतिबंध था। मतलब अगर कंपनी के कोई कर्मचारी है, वो किसी भी राजा से या किसी स्टेट के किसी भी प्रतिनिधि से कोई भी किसी प्रकार का उपहार नहीं ले सकता था। कंपनी के कर्मचारियों पर ये प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें था, और अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध, जो अंग्रेज अधिकारी थे जो भारत में रहते थे उस समय, अंग्रेज अधिकारी, अगर उनसे कोई अपराध हो जाता था या वो किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करते थे, तो उनके विरुद्ध ये जो कानून या मुकदमा चलाने के लिए एक ये कोर्ट बनाया गया इंग्लैंड में। अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध इंग्लैंड में कोर्ट बनाया गया, कोर्ट की स्थापना। मतलब जो अंग्रेज अधिकारी थे उन पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक न्यायालय बनाया गया, ताकि वो किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार या कोई भी अपराध करें तो उनकी अच्छे से जांच हो सके। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे था इसमें कि जो कंपनी के जो शासक था उस समय गवर्नर जनरल थे, जो अगर उनके जो आदेश की अनुपालना नहीं होती थी तो वो प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त कर सकते थे। तो लिखते हैं यहाँ लिखते हैं कि गवर्नर जनरल के आदेश की अनुपालना न होने पर जो प्रांतीय सरकारें थी, प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया। बर्खास्त करने का अधिकार, कि गवर्नर जनरल था वो अगर उसकी जो प्रांतीय सरकारें थी वो अगर उसके आदेश की अनुपालना न करें तो गवर्नर जनरल प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त कर सकता था। ठीक है दोस्तों, ये भी एक इसमें प्रोविजन किया गया था। तो ये देखते हैं पूरा शुरू से कि कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ये पहला दस्तावेज था, आधिकारिक दस्तावेज, और भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, ये इसका शीर्षक था। इसके द्वारा क्या किया गया
कंपनी कार्य को दो भागों में विभाजित किया गया। एक था व्यापारिक कार्य, दूसरा सैन्य कार्य। व्यापारिक कार्य आप जानते हैं निदेशक मंडल के अंडर में रखे गए और जो सैन्य कार्य थे उनके लिए नियंत्रक मंडल बनाया गया और जो सीधा सम्राट के अंडर में काम करता था। और इसमें 6 सदस्य थे, एक चीफ चांसलर और प्रिवी काउंसिल के 4 सदस्य। आगे इसमें था गवर्नर जनरल को किसी भी रियासत से किसी प्रकार का कोई संघर्ष, युद्ध, विराम ये करने की अनुमति नहीं थी। अगर वो ऐसा करता था तो उसे नियंत्रक मंडल से अनुमति लेनी होती। आगे इसमें कि ये 4 से जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसकी सदस्य संख्या जो पहले 4 थी वो 4 से घटा करके 3 कर दी गई थी। और कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो उपहार नहीं ले सकते थे, उन पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आगे इसमें अंग्रेज अधिकारों के निदेशक दोस्तों अंग्रेज अधिकारों के विरुद्ध इंग्लैंड में कोर्ट स्थापना की गई। अगर जो अंग्रेज अधिकारी थे अगर वो किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार या कोई अपराध करते थे तो उन पर मुकदमा चलाने के लिए एक कोर्ट की स्थापना इंग्लैंड में की गई। आगे इसमें जो गवर्नर जनरल थे उनके आदेश की अगर पालना नहीं होती थी तो वो प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार रखते थे। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा समझ में आ गया होगा आपको। और जो एक्ट था 1784 का उसमें यही कुछ था। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना चाहें तो दोस्तों स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। और जैसे कि हमने एक बार फिर इसको रिवाइज भी कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा उत्साह भी बढ़ता है। और जैसे अगर किसी वीडियो को आप लाइक करते हैं, अपना प्यार देते हैं तो हमें उससे उत्साहवर्धन होता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।